अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ ये शुरू किया। और इसके अंतर्गत हमने जो जो चुनौतियाँ हैं, जैसे एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या चुनौतियाँ हैं। पहले ये मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति, और उसके अंतर्गत मुद्रास्फीति का माप, मुद्रास्फीति से हानियाँ, मुद्रास्फीति का स्वरूप, मुद्रास्फीति के कारण और उसको नियंत्रण के उपाय। ये हमने उसका पहले का जो वीडियो था उसमें देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे गरीबी, जो अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चुनौती के रूप में है। और गरीबी के अंतर्गत पढ़ेंगे निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, फिर गरीबी का माप, गरीबी के कारण और गरीबी निवारण के उपाय। और इसी पार्ट में अगला आएगा बेरोज़गारी। ये भी अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है, और उसके अंदर पढ़ेंगे हम बेरोज़गारी के प्रकार, बेरोज़गारी के कारण और बेरोज़गारी निवारण के उपाय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, जिसमें मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम गरीबी के बारे में। तो गरीबी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? गरीबी में सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी, गरीबी का माप, गरीबी के कारण और गरीबी निवारण के उपाय। ये कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे जो हम गरीबी के संबंधित पढ़ेंगे, जो अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है। चलिए शुरू करते हैं। गरीबी। गरीबी एक व्यापक अवधारणा है जिसके अनेक आयाम हैं। गरीबी किसको कहेंगे या गरीबी की परिभाषा क्या होगी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अनेक आयाम हैं, इसको अनेक तरीक़ों से देखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे आयाम किसको कहते हैं? डायमेंशन। जैसे 2D कहते हैं, 3D कहते हैं, 4D कहते हैं। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, अलग अलग नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। धन और संपदा के अभाव को भी गरीबी कहते हैं। आपने सुना होगा किसी के पास धन संपत्ति नहीं है तो उसको हम कहते हैं भाई ये गरीब है, तो उसको भी गरीबी कहा जाता है। व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाए तो वह भी गरीबी की स्थिति है। जीवन निर्वाह की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो भी अगर पूरी नहीं कर पाए कोई व्यक्ति तो उसको भी हम कहेंगे ये गरीब है। गरीबों के पास धन का अभाव होता है, वह आवश्यक भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ये गरीबी कही जा सकती है। इसलिए लिखा ना, गरीबी एक व्यापक अवधारणा है जिसके कई नज़रियों से हम देख सकते हैं। तो ये जो गरीबी है, उसको गरीबी को देखने का या उसको डिफाइन करने का एक और तरीका भी है, जिसको मजाक के तौर पर बता रहा हूँ आपको। जैसे किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं, परंतु वो और चाह रहा है, बहुत ज़्यादा चाह रहा है, तो उसकी नज़र में उसके पास धन संपत्ति का अभाव है, तो वो खुद की नज़र में वो गरीब हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप मजाक के तौर पर ही लेंगे, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। पर गरीबी का मतलब होता है जिसके पास न्यूनतम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी अगर पूरा नहीं कर पाए। पहले 3 चीज़ें थी मूलभूत, अब 2 चीज़ें और जुड़ गई हमारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। पहले यही होता था रोटी, कपड़ा और मकान, पर अब शिक्षा और स्वास्थ्य भी आ गया। तो ये चीज़ें जो व्यवस्थित नहीं पूरी कर पा रहा वो गरीब है। ओके, गरीबी 2 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब ये जो निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी क्या होती है इसको देखते हैं। पहले है निरपेक्ष गरीबी। इसमें जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का एक मानक स्तर तय कर लिया जाता है। एक यहाँ इस लेवल तक अगर न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, और इस लेवल के तक भी अगर न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो उसको गरीब माना जाएगा। एक लेवल तय किया जाता है, मानक स्तर तय किया जाता है, और इसके बाद लोगों की निरपेक्ष गरीबी की स्थिति को मापा जाता है, उसको मान लिया जाता है। तो न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का एक लेवल तय करने के बाद लोगों की निरपेक्ष गरीबी की स्थिति को माना जाता है, एक लेवल तय करने के बाद। अतः निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। ये जो मानक स्तर मान लिया, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसका न्यूनतम स्तर भी अगर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो गरीब है या निरपेक्ष गरीब है, या निरपेक्ष गरीबी की स्थिति को माना जाता है। न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। अब इसको थोड़ा आप समझना कि भारत में जैसे न्यूनतम या मानक स्तर का जो लेवल है वो है जैसे उसको 2 टाइम का भोजन मिल जाए, कपड़ा ढंग का पहनने को मिल जाए, या उसका घर हो,
बच्चों को शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, ओके, हम इसको गरीब नहीं मानेंगे। पर अगर यहाँ का 10 लाख रुपए वाला व्यक्ति अमेरिका की तुलना करे या किसी और विकसित देश की तुलना करे, तो हो सकता है वहाँ का गरीब यहाँ का अमीर हो, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ के लेवल तो और हमसे और अधिक होगा, क्योंकि वो विकसित देश हैं। तो विकसित देशों की तुलना में फिर विकासशील देशों की तुलना करें, या फिर विकासशील से हम अविकसित की तुलना करें, वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल का मध्यम वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, वो मध्यम वर्ग उन अविकसित देशों की तुलना में तो अमीर हो गया। तो हर देश का ये मानक स्तर अलग अलग होता है। अतः सभी राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक स्तर अर्थात गरीबी रेखा भी, पॉवर्टी लाइन भी भिन्न भिन्न होती है। सभी देशों की ये जो पॉवर्टी लाइन या मानक स्तर होता है गरीबी को मापने का, वो अलग अलग होता है। और क्यों होता है मैंने अभी बताया, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में कई देश विकसित हैं, कई विकासशील हैं और कई अविकसित भी हैं। तो अविकसित के जो मानक स्तर है वो उनके अलग होंगे, विकासशील के मानक स्तर अलग होंगे और विकसित देशों के मानक स्तर अलग होंगे। निरपेक्ष गरीबी का विचार और विकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। अविकसित जो राष्ट्र हैं या पिछड़े राष्ट्र हैं या और विकसित नहीं है, अविकसित है, निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। अब है सापेक्ष गरीबी। यह विचार विकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। जैसे अभी हमने देखा कि निरपेक्ष गरीबी अविकसित राष्ट्रों में या पिछड़े राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है, ठीक वैसे ही सापेक्ष गरीबी है वो विकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। आप इसको जो निरपेक्ष गरीबी हमने देखा उसको ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, इसको अविकसित राष्ट्र मानना है, अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है, और सापेक्ष गरीबी है वो विकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय या सापेक्ष गरीबी को कैसे मापा जाता है? समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय, इनकम कितनी हो रही है या उसके पास धन कितना है या उपभोग व्यय कितना खर्च कर रहा है, उसके वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप ही सापेक्षिक गरीबी कहलाती है। निरपेक्ष गरीबी तो न्यूनतम आवश्यकताएं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, वहाँ तक है, पर यहाँ पर तो खर्च कितना ज़्यादा हो रहा है। कोई 10 लाख खर्च कर रहा है, कोई 1 लाख खर्च कर रहा है, तो 1 लाख खर्च करने वाला गरीब हो गया, सापेक्ष गरीब हो गया, और 10 लाख खर्च करने वाला उससे अमीर हो गया तुलनात्मक। तो सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी में ये अंतर होता है। निरपेक्ष गरीबी जीवन निर्वाह की वस्तुओं की उपलब्धि तक सीमित है, इसलिए ये अविकसित राष्ट्र जो हैं वहाँ के लिए लागू है, और सापेक्ष गरीबी में कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आपकी इनकम है, उसकी तुलना की जाती है। तो इसलिए यह सापेक्ष गरीबी विकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी है। भारत में गरीबी की माप। भारत में गरीबी की माप को कैसे किया जाता है? भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था। दादाभाई नौरोजी का नाम पहले भी हमने कहीं पढ़ा है, आपको याद आना चाहिए। 1868 ईस्वी में गरीबी का मापन के लिए दादाभाई नौरोजी ने प्रयास किया था 1868 ईस्वी में। नहीं याद आया तो यहाँ पर मैंने वापस बता दिया आपको। राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना भी दादाभाई नौरोजी ने 1868 में की थी। याद रखना, पिछले पाठों से संबंधित बातें कहीं न कहीं इन पाठों में आ जाती हैं, पूर्व ज्ञान हमारा यहाँ पर काम आता ही है। स्वतंत्रता के बाद गरीबी रेखा का निर्धारण और गरीबी को परिभाषित करने हेतु 1962 में योजना आयोग द्वारा एक दल का गठन किया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, याद है ना? बराबर 1950 में। तो इस योजना आयोग ने 1962 में एक दल का गठन किया गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कि किसको गरीब माना जाए। 1971 में VM दांडेकर और नीलकंठ रथ ने भी गरीबी के लिए एक कसौटी का परिभाषित किया, एक परीक्षा कि भाई हाँ यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए तो वो गरीब, और ये नहीं है तो वो गरीब नहीं। तो 2-3 प्रयास हुए। फिर 1979 में वाय के अलग कमेटी के द्वारा भी प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता पर कार्यदल, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। वाय के अलग कमेटी 1979 में, और कमेटी या कार्यदल का नाम प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता पर कार्यदल, उसकी रिपोर्ट भी गरीबी के संबंध में प्रस्तुत हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी कैलोरी? 2100 कैलोरी, ये अवश्य मिलनी चाहिए।
तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जिस ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल रही तो वो गरीब, और शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल रही है तो वो गरीब। यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता है तो उसे गरीब माना जाता है। तो ग्रामीण में 2400 कैलोरी से कम और शहरों में 2100 कैलोरी से कम, किलो कैलोरी से कम मिलता है तो वो गरीब है, वाई के अलग कमेटी के अनुसार। इसे कैलोरी या उपभोग आधारित गरीबी रेखा भी कहा गया। उपभोग आधारित या कैलोरी आधारित गरीबी रेखा भी इसको कहा गया, वाई के अलग कमेटी के अनुसार। फिर सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन, ये सुरेश तेंदुलकर भाई साहब भी पहले आए थे, आपको याद हो तो। सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय माना गया। कितना खर्च कर रहे हैं वो व्यय माना गया तेंदुलकर और रंगराजन की कमेटी के द्वारा। इन्होंने गरीबी रेखा के मापन के लिए खाद्यान्न और गैर खाद्य वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं का समूह तैयार किया और अनुमान लगाया कि बाजार कीमतों के आधार पर वस्तुओं की इस न्यूनतम मात्राओं के समूह को क्रय करने यानी खरीदने के लिए कितने उपभोग व्यय की आवश्यकता है। इन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न की, और फिर जो ज़रूरी थी, आवश्यक थी और जो एक लेवल के लिए ज़रूरी हो, उनकी कीमतों के आधार पर एक खर्च करने का एक कि भाई इतने रुपए में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना खर्च कर सकता है तो इसका मतलब वो गरीब नहीं, और इतना भी खर्च नहीं कर पाता तो वो गरीब है। इस तरह से तेंदुलकर भाई साहब और रंगराजन भाई साहब ने उपभोग व्यय को आधार मान करके गरीबी का निर्धारण करने का किया। कैसे किया इसको देखते हैं। अपने अनुमानों में पाया कि वर्ष 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब है। अगर एक व्यक्ति का खर्च 1000 रुपये शहरी क्षेत्रों में और एक व्यक्ति का खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये महीने का, अगर इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता या इतना खर्च नहीं कर पाता है व्यक्ति तो वो गरीब है प्रति व्यक्ति। अगर शहर में 5 व्यक्ति रह रहे हैं तो पाँचों का खर्च 5000 रुपये और गांव में 816 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च, इतना अगर नहीं होता है तो वो गरीब है। ऐसा तेंदुलकर भाई साहब और रंगराजन जी थे, उन्होंने ये तय किया था। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में 21.92% लोग गरीब हैं। अभी भी ये जो उनका आंकड़ा है खर्च करने की, जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, उसके अनुसार 21.92% लोग गरीब हैं, अर्थात 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 गाँवों में और 1000 रुपया शहरों में भी खर्च नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार सी रंगराजन ने 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना। तेंदुलकर भाई साहब ने 816 और 1000 और श्री रंगराजन ने 972 और 1407 रुपया, ये क्राइटेरिया एक रखा कि उन्होंने जो इतना खर्च कर पाता है वो गरीब नहीं है और जो इतना खर्च नहीं कर पाता है वो गरीब है। तो ये आपको रुपये याद रखने हैं। सी रंगराजन के अनुसार 972 और 1407 और सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 816 और 1000। तो सुरेश तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर से याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है 1000 और 816, और सी रंगराजन से 972 और 1407, 7 आते हैं और नाम में भी सी आता है। इस तरह से ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हैं इसको। सी रंगराजन के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी 29.5% थी और तेंदुलकर भाई साहब के अनुसार 21.92, क्योंकि इनका खर्च जो तेंदुलकर भाई साहब का जो खर्च है वो थोड़ा कम है, लेवल 816 और 1000 है, तो उनकी जो गरीब है वो भी 21.92% है। और सी रंगराजन का खर्च करा थोड़ा ज़्यादा है 972 और 1407, तो उनकी जो गरीबी आई वो 29.5% आई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखिए फिर से नाम आ गया इसका, पहले भी नाम पढ़ा हमने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनाया। उन्होंने गरीबी का निर्धारण के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अलग से एक कमेटी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसने भी एक बहुआयामी
चारों तरफ से देख करके एक निर्धनता सूचकांक बनाया, गरीबी को मापने का सूचकांक। इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन है और 10 सूचक हैं। 3 आयाम और 10 सूचक के प्रयोग किया गया, जिसके ऊपर 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया गया और फिर उसके आधार पर किस देश में कितनी गरीबी है ये उन्होंने मापा 2010 में। 3 आयाम और 10 सूचकों के आधार पर मानव जो विकास का प्रतिवेदन जारी किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। अब एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है इसमें, रिकॉल अवधि। इसको क्या कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। गरीबी आकलन और अनुमान हेतु किए जाने वाले समंकों के संकलन की यह विधि है। गरीबी का आकलन और अनुमान जब लगाया जाए तो उसके जो आंकड़े होते हैं उनके संकलन की विधि रिकॉल अवधि कहलाती है। ये जो रिकॉल अवधि है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है समान रिकॉल अवधि में 30 दिन की अवधि के लिए उपभोग व्यय के समंक एकत्रित किए जाते हैं। 30 दिन यानी 1 महीना, मासिक उपभोग व्यय कितना खर्च होता है उसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं समान रिकॉल अवधि में। और दूसरी है मिश्रित रिकॉल अवधि, उसमें खाद्यान्न और गैर खाद्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय के समक्ष एकत्रित करने के लिए 2 अलग अलग संदर्भ अवधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो 30 दिन मासिक और 365 दिन यानी वार्षिक। तो ये मिश्रित रिकॉल अवधि में महीना और वर्ष दोनों का, और समान रिकॉल अवधि में मासिक। ये रिकॉल अवधि जो गरीबी का आकलन और अनुमान के लिए जो विधि है उसको थोड़ा हमने देखा किस तरह से गरीबी का आकलन किया जाता है। गरीबी के कारण, गरीबी क्यों आती है, किस तरह से आती है। पहला है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और अन्य कारण। एक एक करके इन कारणों को हम पढ़ेंगे कि गरीबी के क्या कारण हैं। चलिए, गरीबी के कारण पहला है सामाजिक कारण। भारत में सामाजिक ढांचा गरीबी को बढ़ाने वाला रहा है और आज भी सामाजिक ढांचा वैसा ही है, गरीबी को बढ़ाने वाला ही है। मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, उस सामाजिक प्राणी जिस माहौल में रहता है, जो जिस ढांचे में रहता है, वो ढांचा गरीबी को बढ़ाने वाला ही रहा है। किससे रहा है? जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को कर्जदार बना देती हैं। सभी जानते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है और जब उसका विवाह होता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो हमारे देश में ऐसी कई परंपराएं हैं जो इन चीज़ों में उस व्यक्ति को कर्जदार बना देती हैं। जो खर्च होता है इस मामले में वो इस व्यक्ति को कर्जदार बना देती हैं और फिर वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। अगला कारण है सामाजिक कारण ही, बेटे की चाह में। जैसे लड़कियां हो रही हैं पैदा, तो उस एक पुत्र की चाह में जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है और उस परिवार में जो इनकम होती है वो फिर सभी के लिए बराबर नहीं हो पाती और वो परिवार दिन ब दिन गरीब होता जाता है, जो भी गरीबी का एक कारण है। परंतु ये समझ के बाहर है कि बेटे की चाह क्यों होती है, क्योंकि बेटियां भी बेटे से कम नहीं होती। वो एक पिक्चर में आता ना, हमारी बेटी भी बेटों से कम है कई। तो बेटे की चाह क्यों की जाती है पता नहीं। जैसे मैं अभी आपको पूछूं कि आपके दादाजी का नाम क्या था, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो बता सकते हैं कि दादाजी का नाम क्या था, परंतु जब दादाजी ने ये सोचा होगा कि मेरे पीढ़ियाँ आएंगी, मेरी 7 पीढ़ियाँ खाएंगी, इतना मैं कर लूँ, या मेरे पुत्र आएंगे ये कर लो। पर जिनके पुत्रों के पुत्रों या जिनके पोतों के पोतों को उनका नाम तक नहीं पता, वो उन बेटों की चाह करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमको कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। ये भी गरीबी का कारण है। बेटे की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है। जातियों में विभाजित ग्रामीण हिंदू समाज ऐसा था जहां समाज के एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाए रखा गया। और आपको सबको मालूम है, आप सब इसी ढांचे में रहते हैं जो सामाजिक ढांचा है, जहां हमारे जातीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा हावी है। तो जातियों के में विभाजित जो ग्रामीण हिंदू समाज है, वहाँ पर एक बड़ा पिछड़ा हिस्सा है, उसको लगातार दीनहीन अवस्था में ही रखा गया। उसको आगे आने का कोई अवसर ही नहीं मिला। और वही आप देखेंगे आसपास, तो गरीबी में वही लोग जी रहे हैं। उसे लंबे समय तक गरीबी से बाहर आने का कोई अवसर नहीं दिया गया। तो उसकी वजह से भी ये गरीबी है। ये सामाजिक कारण हम पढ़ रहे हैं गरीबी के, जहाँ जातियाँ भी एक महत्वपूर्ण कारण है गरीब को बढ़ाने के लिए।
अगला है रेगनार नर्से की गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना। और आपको इस दुष्चक्र की परिकल्पना याद होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, गरीबी से निकलना चाहते हैं, तो रेगनार नर्से का गरीबी का दुष्चक्र की जो परिकल्पना है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और वो क्या है? इसके अनुसार एक राष्ट्र इसलिए गरीब होता है कि वह पहले से गरीब है। अब इसको समझना होगा कि कोई गरीब क्यों है, क्योंकि वो पहले से गरीब है। अब अगर वो पहले से गरीब है, इसलिए गरीब है, तो उसने अपने गरीबी से निकलने के लिए कोई कोशिश नहीं की, या उसका जो सामाजिक ढांचा था, उसका जो माहौल था, वो ऐसा था कि वो गरीबी से नहीं निकल पाया। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें ढूंढना पड़ेगा कि कोई गरीब क्यों है, क्योंकि वो पहले से गरीब है। तो इसका मतलब पहले से गरीब है, अभी भी गरीब है और बाद में भी गरीब रहेगा। इसका मतलब तो फिर वो गरीबी से निकल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए लिखा है कि गरीबी का ये दुष्चक्र है, तो उसको किसी न किसी को तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ये दुष्चक्र नहीं टूटेगा, तब तक व्यक्ति गरीबी से बाहर नहीं आ पाएगा। गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ यह है कि गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी ही है। तो गरीबी का कारण तो गरीबी हो सकता है, पर गरीबी का परिणाम हमको गरीबी नहीं रखना है। यहाँ गरीबी का परिणाम कुछ और ला करके रखेंगे, तभी गरीबी के दुष्चक्र का से बाहर निकल पाएंगे। तो रेगनार नर्से ने ये बहुत अच्छी परिकल्पना दी है। गरीब क्यों गरीब होता है? तो गरीबी का कारण भी गरीब और गरीबी का परिणाम भी गरीब। तो इस परिकल्पना में अगर यहाँ परिणाम में गरीबी हट जाए, तो ये परिकल्पना से हम सीख सकते हैं कि चाहे हम पैदा चाहे गरीब हुए हों, पर हमारा जो आगामी जीवन है वो गरीबी से भरा नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक पेड़ को पनपना है तो बीज को अपना बलिदान देना ही होगा। बिना बीज के बलिदान के कभी पेड़ नहीं बन सकता। और एक बार पेड़ बन गया तो आगामी पीढ़ियाँ उसकी छांव तले सुख का अनुभव करेंगी। तो कहीं ना कहीं बीज बनना ज़रूरी है, और बीज बनने के लिए उस बीज को मरना खपना ज़रूरी है। तो एक बार ये त्याग ज़रूरी है, तभी आने वाली पीढ़ियाँ इस दुष्चक्र से बाहर निकल पाएंगी। तो गरीबी के कारण में पहला कारण पड़ा सामाजिक कारण। अगला कारण है आर्थिक कारण। भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते, जिससे उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी आप भी इन चीज़ों को समझ लेना कि हमको निवेश कहाँ करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य में। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेंगे तो गुणवत्ता उच्च बनेगी, और गुणवत्ता उच्च बनेगी तो फिर गरीबी नहीं रहेगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। निम्न गुणवत्ता के कारण कम आय प्राप्त होती है और यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आते। और जब गुणवत्ता नहीं होगी तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो फिर गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना ज़रूरी है। निवेश की कमी के कारण कृषिगत उत्पादकता भी निम्न बनी रहती है। और जब खेती की बात करें, मान लो कोई व्यक्ति खेती भी कर रहा है, तो उसके पास अगर पैसा नहीं है, निवेश नहीं कर पाएगा, और निवेश नहीं कर पाएगा तो जो उसका उत्पादन होना चाहिए, जितना अधिक उत्पादन होना चाहिए, वो उत्पादन भी अधिक नहीं होगा। तो फिर वही परिणाम आएगा, गरीबी से गरीबी ही आएगी। इसी कारण लघु कृषकों और कृषि श्रमिकों की आय आज भी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। जो छोटे किसान हैं उनकी आय जो आज भी सबसे कम लेवल पर बनी हुई है। तो इसका कारण वही है कि वहाँ पर निवेश में कमी होती है। खेती में टेक्नोलॉजी की या अन्य निवेश अगर किए जाएं तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो गरीबी में कमी आएगी। पर जब निवेश ही नहीं होगा तो उत्पादन बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है तो उसके पास अवसर नहीं होते, और बिना अवसरों के व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता। तो अवसर लाने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्याग ज़रूर करना पड़ेगा। अवसर मिलेंगे, और अवसर मिलते ही व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ पाएगा। गरीबी के कारण में अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। हालांकि ये कहना नहीं चाहिए व्यक्ति को कि व्यक्ति राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से गरीब रहा, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति से अगर गरीब रहता है तो मान लो आने वाले 100 साल 200 साल में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही है अच्छा किसी को गरीब से बाहर लाने की,
तो व्यक्ति हमेशा गरीबी बना रहेगा, तो व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता रहेगा। फिर भी ये कारण हम पढ़ेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। व्यक्ति को स्वयं कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी गरीबी से छुटकारा मिल सकता है। पढ़ने के लिए ज़रूरी है, हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। गरीबी निवारण के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में उन योजनाओं का लाभ व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया और व्यक्ति वहीं उस गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहा। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में जितनी भी योजनाएं चली लोगों के गरीबी का निवारण के लिए, पर वो योजनाएं या उनका लाभ उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। और हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव है। रिसाव का मतलब जैसे कहीं कुछ लेकर जाते हैं, अंदर छेद में से निकलता रहता है, जिस व्यक्ति तक पहुंचते हैं फिर वहाँ जाते जाते कुछ नहीं बचता। आपका दोस्त यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कहीं है और आप कहीं उसके लिए पानी भर के ले जा रहे हैं बोतल में, पर बोतल में कहीं छेद हैं, तो 1 किलोमीटर दूर जाते जाते जितना बोतल आपने पानी भरा था उतना ही बोतल पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ठीक वैसे ही योजनाओं में जितना भी आता है लोगों के लिए लाभ, पर वो लाभ उन व्यक्ति तक आते आते रिश्ता रहता है रास्ते में ही। समझ रहे हैं इन बातों को। प्रशासनिक तंत्र में भी अनेक रिसाव है। अन्य कारण गरीबी के, शिक्षा का निम्न स्तर, मेन चीज़ शिक्षा है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर इसका अंतिम पॉइंट आया है, पर गरीबी का मेन कारण मेरे अनुसार ये है कि लोगों में शिक्षा की कमी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर पढ़ना, आगे बढ़ना। अगर आप शिक्षित हैं, आप समझदार हैं, शिक्षा से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी समझदारी बढ़ेगी और आप और आगे निकल पाएंगे। तो शिक्षा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। शिक्षा का निम्न स्तर भी गरीबी का कारण है। उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव, किसी व्यक्ति में जो उद्यमी प्रवृत्ति होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसका अभाव। रोजगार परक और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, जो शिक्षा हम लेते हैं वो रोजगार परक और व्यावसायिक नहीं है, जिससे रोजगार व्यक्ति स्वरोजगार भी प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा नहीं है। कमज़ोर आधारभूत संरचना, हमारी जो आधारभूत संरचना है वो कमज़ोर है। ये आधारभूत संरचना भी हमने काफ़ी पहले इसकी वीडियो में देख ली है। पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, ये कुछ चीज़ें हैं वो भी गरीबी के कारणों में आती हैं, इनसे भी गरीबी बढ़ती है। गरीबों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है, क्योंकि जब गरीबी है, धन दौलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं उसकी भी कमी रहेगी और होती है, स्वाभाविक है। और वह आर्थिक जोखिम नहीं उठा पाते, पर आर्थिक जोखिम नहीं उठा पाते पर हम शिक्षा तो ग्रहण कर ही सकते हैं। तो शिक्षा का दामन नहीं छोड़ें, पढ़ते रहें, गरीबी ज़रूर बाहर निकल जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। मुद्रास्फीति का मूल्य वृद्धि से भी गरीबी बढ़ती है। ठीक है, जब मूल्य वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ती है, व्यक्ति 1000 कमा रहा है, 1000 में से इस साल या इस महीने 800 खर्च हुए, महंगाई बढ़ गई तो आते महीने 1000 पूरे गए, बचत की रहेगा ही नहीं, तो मूल्य वृद्धि होगी, इससे भी गरीबी बढ़ती है। और वस्तुओं का क्रय नहीं कर पाने के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे चले जाते हैं। तो ये अन्य कारण गरीबी के पढ़े हमने। गरीबी निवारण के उपाय, गरीबी को कैसे हटाया जाए। आप इसको केवल और केवल पाठ के संबंध में नहीं पढ़े, ये अपने निजी जीवन में भी ज़रूर उतारें कि गरीबी निवारण के क्या उपाय हैं। आप मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि गरीबी ज़रूर दूर चली जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, शिक्षा, व्यक्ति शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता, जनसंख्या पर नियंत्रण और लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचा करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य और उपलब्ध अवसरों का लाभ प्राप्त नहीं होता है। जब व्यक्ति अशिक्षित होता है तो उसको अपनी सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता, वो कितना समर्थ है वो भी पता नहीं चलता, और उसके पास जो अवसर है उनकी भी जानकारी नहीं हो पाती, उसका लाभ भी उसको नहीं मिल पाता। शिक्षा की प्राप्ति से श्रम की कुशलता आएगी। ये हमने पहले पढ़ा था कि श्रम में अगर शिक्षा प्रशिक्षण मिल जाए तो वो मानवीय पूंजी बन जाता है। तो शिक्षा की प्राप्ति से श्रम की कुशलता आती है, और फिर श्रम की कुशलता आती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा भी गरीबों की कुशलता और योग्यता को बढ़ा करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
जैसे व्यक्ति जो कमाता है, अगर वो स्वस्थ है तो उसका बचत रहेगी, अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका जो भी कमाई है वो सब स्वास्थ्य सेवाओं में चली जाएगी। तो अगर स्वास्थ्य सेवाएं उसको उपलब्ध रहेंगी तो उसकी बचत उसके पास रहेगी। तो स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भी गरीबों की कुशलता और योग्यता को बढ़ा करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य श्रम को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं। ये हमने पिछले पार्ट में कौशल विकास में पढ़ा था कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण ये श्रम में मिल जाते हैं तो वो मानव पूंजी बन जाता है। मानव पूंजी के कारण ही जापान और अमेरिका आर्थिक शक्ति बन पाए हैं। तो आज हम जो विकसित देश देख रहे हैं, जापान और अमेरिका, वो मानव पूंजी के कारण बन पाए। उनके वहाँ जो जनसंख्या थी, जो मनुष्य हैं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य अधिक मात्रा में दिया गया, जिससे उनका श्रम था वो मानव पूंजी बन गया, और मानव पूंजी बन गया तो जापान और अमेरिका जैसे देश विकसित बन गए, आर्थिक शक्ति बन गए। अगला उपाय है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। गरीबी और बेरोजगारी का सह अस्तित्व है। अगर गरीबी है तो बेरोजगारी होगी, और बेरोजगारी है तो गरीबी होगी। ये सह अस्तित्व कहा जाता है, दोनों साथ में रहते हैं। गरीबी है तो बेरोजगारी, और बेरोजगारी है तो गरीबी, इसलिए लिखा सह अस्तित्व है। जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके संसाधन उपलब्ध करके गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। जिन किसी व्यक्तियों के पास अगर योग्यता है, उनकी स्किल है उनके पास, तो उनको स्वरोजगार दिया ले करके, खुद ही रोजगार अपना करके, और उनको संसाधन अगर उपलब्ध कराए जाएं तो उनको गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, उनको रोजगार दिला करके। जिनके पास कौशल का अभाव है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उन्हें मजदूरी रोजगार प्रदान करके क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। तो दोनों तरीके हैं। अगर कौशल है तो उनको स्वरोजगार दे करके, संसाधन दे करके, और अगर कौशल नहीं है तो मजदूरी रोजगार दे करके, और दोनों ही तरफ से रोजगार दे करके उनको गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। गरीबी निवारण है तो शिक्षा को अधिक रोजगार परक बना करके रोजगार के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है। शिक्षा है वो रोजगार परक होनी चाहिए। शिक्षा केवल पढ़े लिखे बाबू तैयार करना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसमें व्यवसाय कहीं ना कहीं जुड़ा हो, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, तो व्यक्ति आगे बढ़ करके अपना काम अपने स्तर पर कर सकता है। अगला है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं वो भी गरीबी के कारण रही हैं, जो हमने कारण में देखा था, तो उनको दूर करके भी गरीबी को हटाया जा सकता है। शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय अनुत्पादक व्यय है, जिससे कोई उत्पादन नहीं होता, वो खर्च बेकार चला जाता है, खाली दिखावा होता है थोड़ा बहुत, और जितनी भी कमाई की जाती है, बचत की जाती है, वो पूरी खर्च हो जाती है, जिसका कोई भी बाद में लाभ नहीं मिलता। तो शादी या मृत्यु के समय जो खर्च किया जाता है उसमें कमी की जानी चाहिए, जिससे गरीबी कम हो। इसके अलावा भारतीय व्यक्ति गरीबी को भाग्य की देन मानकर भी प्रयासहीन हो जाता है, और व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान चाहते तो मैं गरीब के घर क्यों पैदा होता, भगवान ने मेरे को गरीब के घर ही पैदा किया तो मैं गरीब ही रहूँगा, ऐसा भाग्य की देन मान लेता है, और फिर वो प्रयास करना छोड़ देता है, तो वो गरीब ही रहता है। इसलिए गरीबी को भाग्य की देन नहीं मानना है और आगे बढ़ना है। इन कुप्रथाओं को दूर करके गरीबी का निवारण संभव हो सकता है। तो इन कुप्रथाओं को दूर करके गरीबी को हम हटा सकते हैं। फिर है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि से गरीबों की जो थोड़ी बहुत संपदाएं हैं उनका तेजी से विभाजन होता है। आप जानते ही हैं, जैसे एक परिवार में 2 भाई होते हैं तो संपत्ति का बंटवारा 2 में होगा, पर अगर 4 हो गए, 5 हो गए, तो उसी संपत्ति का बंटवारा 5 में हो गया, और फिर उन 5 के भी अगर 2-2, 3-3 हो गए तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं बचेगा। तो संपदाएं जो थोड़ी बहुत हैं उनका भी तेजी से विभाजन होता है, और गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो जाता है। बच्चों की संख्या अधिक होने से गरीब शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निवेश नहीं कर पाते, और जितने परिवार बड़ा होगा उस परिवार में जितनी इनकम होगी वो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा निवेश नहीं हो पाएगा, और जब शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं होगा तो जो मानवीय पूंजी है वो मानवीय पूंजी भी नहीं आ पाएगी। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण हमने देख लिया। अब इसके आगे है, अतः जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने से भी गरीबी निवारण संभव है। गरीबी निवारण के उपाय जो हमने देखे, इसमें अगला है लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना। जो रिसाव हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो रिसाव नहीं हो। गरीबी निवारण की कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम है वो अपेक्षित लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में रिसाव था, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। अतः गरीबी निवारण के लिए इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचना आवश्यक है। गरीबी को हटाने के लिए जो सरकारों के द्वारा उपाय किए गए उनको भी एक बार देख लेते हैं। 1970 से पहले सरकार को विश्वास था कि आर्थिक प्रगति का प्रभाव समाज के कमज़ोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच पाएगा। ये 1970 से पहले तक सरकार को भरोसा था कि धीरे धीरे आर्थिक प्रगति जो बढ़ रही है उससे कमज़ोर व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। परंतु भारत की विकास दर धीमी होने से यह लाभ अपेक्षित मात्रा में उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। 1970 के बाद गरीबी निवारण हेतु भारत में नई बहुआयामी नीति अपनाई गई। मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार। मजदूरी रोजगार किसके लिए? जो जिनके पास कौशल नहीं है, और स्वरोजगार किनके लिए? जिनके पास कौशल है। तो उन दोनों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए और रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को कम कीमत या मुफ्त में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाने की भी नीति अपनाई गई ताकि उनकी जो बचत है वो उनके पास बनी रहे, ज़्यादा खर्च नहीं हो। इसके लिए भी सरकार ने काफ़ी प्रयास किए गरीबी को ख़त्म करने के लिए। सरकार द्वारा किए गए इन अनेक नीतिगत उपायों से गरीबी में कमी तो आई है, लेकिन गरीबी में यह कमी संतोषजनक नहीं है। कमी ज़रूर आई है गरीबी में, पर जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा, गरीबी जो अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चुनौती है, उसके अंतर्गत निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी, गरीबी का माप, गरीबी के कारण और गरीबी निवारण के उपाय हमने पढ़े। दोस्तों, आप वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहें और आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।